बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर केमिस्ट्री। अब हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अच्छे से पढ़िएगा। मेरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, बहुत सारा उसमें दिया हुआ है, पर जितना इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ना है उतना ही मैं पढ़ाऊँगा कि आपके सारे पीवाईक्यूज़ और सारे क्वेश्चन, हर जगह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कम नहीं है। बस मैं हाईलाइट कर लिया हूँ चीज़ों को और उतना ही पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं उस कंटेंट को। तो उस हिसाब से आप लोग भी पढ़िएगा। ये आप लोगों के नीट में बहुत हेल्प करेगी पढ़ने में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं तैयारी करता था तो मैं इसी टाइप से ऐसे ढूंढता रहता था कि कहीं कुछ ऐसे मिल जाएं वीडियोस वगैरह, तो उससे मैं अपना हाईलाइट कर लूँ, चीज़ें आसान हो जाएं। बहुत बार बार पढ़ने से कोई वो नहीं रहे, बार बार पढ़ना तो ज़रूरी है, पर बहुत सारा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग अच्छे से उसको रीड करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए तो ठीक ही है, पर इतने बड़े चैप्टर रहते हैं कि एक होते ही नहीं हैं एक ही लेक्चर में, और लेक्चर बहुत लंबा करना सही ही नहीं लगता। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर फर्स्ट पेज में तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब चलते हैं लोग सेकेंड पेज में। तो ये अब यहाँ से जो विरचन से देखते हैं, जहाँ से बनाने की विधियाँ हैं, जो कि नीट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। तो NiPT और PD की उपस्थिति में एल्कीन से एल्केन बनता है। देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH3 बॉन्ड CH3 एथेन बन गया एथीन से। तो इस प्रकार से ही इसकी विरचन हम लोग करते हैं। अब आगे भी आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रोपीन से प्रोपेन बनाया गया है और प्रोपीन से प्रोपेन, इसी तरीके से एल्किल हैलाइडों से। तो जिंक जो होता है वो जिंक जो हमारा होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, जिंक और हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो एल्किल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड से मेथेन बनता है, एल्केन बनता है। तो ये याद रखिएगा, जिंक की उपस्थिति में। मेन इसके ये याद करना है कि इसके रिएजेंट क्या है, किसकी उपस्थिति है। अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, वुडज अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो कि होती है, और एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, जिससे एल्केन बनता है। और इसमें सम संख्या वाले एल्केन ही बनते हैं। और देखिए इसमें लिखा है ना, सम कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और मेथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जाता CH3, इसलिए कि हम जब 2 एल्किल क्लोराइड लेंगे और फिर उसके बाद सोडियम की उपस्थिति में, तो एथेन बनेगा सीधे। ये इस प्रकार से हमारी वुडज क्रिया कंप्लीट हुई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है 3:1 का, तीन हमारा NaOH होगा और 1 होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। 3:1 का अनुपात होता है, तो उसे हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन बनेगा। ये आप लोगों को स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा शायद। एक कम कार्बन परमाणु वाला उत्पाद बनता है एल्केन, जिसे भी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। देखिए CH3COONA प्लस NaOH, तो CaO की उपस्थिति, ये सोडा लाइम है ना, NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में हमारा एक कम कार्बन परमाणु वाला एल्केन बन जाएगा। तो CH3COONA है जिस प्रकार। तो ये देखिए ये CH3COONA है ना, तो इसमें हमारा एक कम कार्बन परमाणु, तो इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन CH3 में हो गया, एक COO में हो गया, तो 2 कार्बन हो गए ना। तो एक कार्बन हटा दीजिए तो हमारा CH4 बन गया, ये CH4 बन गया। इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। और इसी प्रकार दिया गया है ये कि सोडा लाइम की उपस्थिति में
तो मैं जो इंटेक्स में क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जांपल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको तो बहुत ज़रूर करना, इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में वहीं से उठ के आ जाते हैं। तो ये कोल्वे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया तो है ना, एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें सम कार्बन परमाणु संख्या वाले तो CH3COONA है, 2H2O विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन परमाणु संख्या कम नहीं होती विद्युत अपघटन करने पर जल की उपस्थिति, और उसमें क्या था सोडा लाइम की उपस्थिति में कि अगर ऐसे दे देता था तो एक कम कार्बन वाला बन जाता था ना कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा अच्छे से, मेथेन इस विधि से नहीं बनाई जाती। ये हमारी इस पेज का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे भौतिक गुणधर्म है। तो जो हमारे भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं एल्केन के, तो एल्केन अध्रुवीय होते हैं, दुर्बल वॉन्डर वाल बंध पाए जाते हैं। एल्केन C1 से C4 तक के गैस होते हैं, 5 से 17 तक द्रव, और 17 मतलब 18 से जो होते हैं वो ठोस होते हैं, ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं, तो ये जो हमारा एल्केनों में भी देखिए है ना, क्वथनांक जो होता है हमारा, मैं इसमें इसका सारांश बता देता हूँ कि जो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर तो क्वथनांक बढ़ेगा, पर जब श्रृंखलाएं बढ़ेंगी तो क्वथनांक घटता है। जैसे कि श्रृंखलन बढ़ने पर क्वथनांक कम होने लगता है। दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक कम हो जाता है। तो हमारा जो कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती है अगर तो बढ़ता जाता है। और ये देखिए एक डैश है तो एक डॉट है, तो उस डॉट में क्या है, ये यहाँ पे ये दिया गया है, इसको देख सकते हैं। एक डॉट में सबसे कम मतलब एक डॉट है तो सबसे ज़्यादा, पर श्रृंखला इसमें डबल हो गई, बड़ी श्रृंखला हो गई, और इसमें तो बहुत बड़ी श्रृंखला हो गई। तो श्रृंखलन बढ़ने से क्वथनांक कम होता जाता है, ये याद रखिएगा। एल्केन की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के कारण। अब हम लोग इधर आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ जो है HNO मतलब पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन की अभिक्रिया हमारी से होगी, हैलोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, CH4 है तो CH3Cl + HCl, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। अब एल्केनों में हैलोजनों के साथ अभिक्रियाशीलता, तो जो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन, देन और ब्रोमीन, फिर ऐसे ही आयोडीन, इसी प्रकार से ये क्रियाशीलता का क्रम दिया गया है ना। ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है एल्केनों में हैलोजनों को, और एल्केनों ये है हाइड्रोजनों के विस्थापन की दर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही याद रखिएगा। इसका मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये हमारा हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता क्रम बोलेगा ना, तो केवल और केवल एल्कीन जो है उसमें फ्लोरीन से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता का क्रम। फ्लोरीन का सबसे कम होगा और आयोडीन का सबसे अधिक। और जो ये हाइड्रोजन का विस्थापन है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो सब में रहेगा। केवल एल्कीन में याद रखिएगा कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का हमारा हैलोजन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, बल्कि और एल्काइन में तो सेम इसी तरह से एज इट इज़ हर जगह यही है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। और हैलोजनों में वही श्रृंखलन बढ़ने से जो होता है ना, तो हैलोजनीकरण मुख्य रूप से ये क्या है, मुक्त मूलक, हाँ हैलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखलन क्रियाविधि दिखाती हैं, जिनमें कि हमारा क्या होता है इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन के द्वारा इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं ज़्यादा, केवल ये मुक्त मूलक क्रियाविधि दिखाई गई है, कैसे क्लोरीन अलग हुए, फिर मीथेन के पास गया, फिर CH2 से CH3 बन गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से इसको, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट भी नहीं है, केवल ये याद रखिएगा कि मुक्त मूलक क्रियाविधि दर्शाते हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए ऑक्सीकरण, एल्केनों का ऑक्सीकरण। तो एल्केनों का जो ऑक्सीकरण है वो क्या होता है, वायु के सतत प्रभाव के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनों को गर्म करने पर ऑक्सीकरण उत्पाद बनते हैं।
जो कि कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। देखिए आप स्टार मार्क मैंने किया रेड कलर से, कॉपर की उपस्थिति में तो एल्कोहल बनेगा, और कॉपर की उपस्थिति में ये यहाँ पे है ना, ये कॉपर की उपस्थिति में एल्कोहल बनेगा, और Mn2O3 की उपस्थिति में क्या बनता है, Mn2O3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है, ये मेथेनॉल बना है ना। और CH3COO का होल ट्वाइस Mn की उपस्थिति में हमारा क्या बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, अम्ल बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि किस प्रकार से क्या बन रहा है। तो कॉपर की उपस्थिति में बना हमारा, कॉपर की उपस्थिति में एल्कोहल, Mn2O3 की उपस्थिति में एल्केनो का ऑक्सीकरण से Mn2O3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड, और CH3CO का होल ट्वाइस Mn की उपस्थिति में अम्ल बनता है। साधारण एल्केनो का ऑक्सीकरण नहीं होता, किंतु तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्केनो का पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर संगत एल्कोहल देते हैं। जो साधारणतः हमारे एल्केनो का ऑक्सीकरण नहीं होता, पर ये जो तृतीयक वाले होते हैं, CH3 का होल थ्राइस CH है ना, 2 मेथिल प्रोपेन है, तो इसमें हमारा जो है, इसमें KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्कोहल बनता है CH3CO, CH3 का होल थ्राइस COH। तो ये समझ जाइए आप लोग, अच्छे से याद रखिएगा, मेन रिएजेंट याद रखना है और कहाँ से क्या बन रहा है। और हम एरोमेटीकरण जो है ना, तो Cr2O3 V2O5 Mn2O3 की उपस्थिति में 773 केल्विन पर 10 से 20 ATM पर एल्केनो से हमारा क्या बन जाता है, एल्कीन बेंजीन बन जाता है। ये याद रखिएगा, Cr2O3 Mn2O3 V2O5 जहाँ दिख जाए तो उससे एरोमेटीकरण हो जाता है। Na की उपस्थिति में CO+H2 ताप अपघटन है। इस प्रकार से हमारा एल्केन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एल्कीन में। एल्केन को ओलिफिन भी बोलते थे, नहीं, एल्केन को पैराफिन भी बोलते थे। एल्कीन को हमारा दूसरा नाम ओलिफिन है, और ये लिखा हुआ है ओलिफिन। द्विआबंध की संरचना पाई जाती है, sp2 संकरण होता है, और दुर्बल बंधित गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत कहा जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव चार्ज हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होंगे, है ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये sp2 संकरण दिखाया गया है, sp2। इस प्रकार से हमारा एल्कीन स्टार्ट हो गया है। एल्कीन में आगे चलते हैं हम लोग। तो नामकरण पद्धति भी दिखाई गई, जो कि हम GOC जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से नामकरण को समझा दूंगा। उस समय GOC में फिर अच्छे ढंग से समझा दूंगा, उसके आप लोग चिंता मत करिएगा। ये आ गया ज्यामिति समानता, बस देख लीजिए कि जो हमारे सिस और ट्रांस होते हैं वो GI शो करते हैं। सिस ट्रांस किसे बोलते हैं, ये देखिए, अगर मेथिल समूह एक तरफ है दोनों में तो उसे सिस बोलते हैं, जब अलग है तो उसे ट्रांस बोलते हैं। तो ये हमारे GI शो करेंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सिस है, एक सेकेंड, पेंसिल कहाँ गई, ये सिस है, CH3 समूह एक तरफ है, और ये ट्रांस है, इसमें CH3 समूह देखिए तिरछा है। यही मैं आपको बताना चाहता था। सिस ट्रांस वाले जो हैं वो हमारे GI शो करते हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख लिया था, मेरे सर ने बताया था कि जहाँ पे अगर 3 CH3 समूह या कुछ भी 3 अगर एक जैसे हो गए तो वो हमारे GI शो नहीं करेंगे। जैसे A और B है ना, तो A एक जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 और कुछ भी, मतलब कोई भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब हमारा ये है, हाँ, ये दिखाया गया है सिस ट्रांस, ये देखिए यहाँ पे सिस ट्रांस GI के बारे में ही दिया गया था। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हाँ, एल्कीनों के विरचन, एल्कीनों का निर्माण कैसे होता है। तो एल्केनों से एल्कीन को हम बनाते हैं, तो एल्काइनों से तो आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और ये अभिक्रियाएं पूछ लेता है, लिंडलार कैटालिस्ट का किसे कहते हैं, तो आंशिक रूप से पैलेडीकृत चारकोल को। इस प्रकार से प्राप्त एल्कीनों की
समपक्ष ज्यामिति होती है। और एल्कीनो में अगर ये हमारा सोडियम तथा द्रव अमोनिया की उपस्थिति रहेगी तो हम विपक्ष एल्कीन बनाते हैं। तो समपक्ष एल्कीन बनाने के लिए लिंडलार कैटालिस्ट होना चाहिए, पैलेडिक रिच चारकोल PD/C, इसे लिंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं। ये जो एल्काइन है, तो एल्काइन से हमारा समपक्ष एल्कीन बना है। समपक्ष मतलब सिस एल्कीन, जिसमें कि ये एक तरफ होते हैं, ये इसे हम पैलेडिक रिच चारकोल, ये लिंडलार कैटालिस्ट है, और ये समपक्ष एल्कीन है। इस तरह से समपक्ष एल्कीन है ना। और जब द्रव अमोनिया की उपस्थिति में बनाएंगे तो विपक्ष एल्कीन बनेगा। देखिए हाइड्रोजन ये तिरछे तिरछे हो गए ना, R दूसरी तरफ सोडियम तथा द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, ये याद रखिएगा। ऐसे एक रिएक्शन दे देता है भी पूछ लेता है। तो यही है, इस अभिक्रिया में 2 चीज़ दी गई है कि लिंडलार कैटालिस्ट की उपस्थिति में समपक्ष और उसकी उपस्थिति में द्रव अमोनिया की उपस्थिति में विपक्ष एल्कीन बनते हैं। अब ये हमारा एल्कीनों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या होगा कि ये हमारा जो है एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कोहलिक KOH जो है ये क्या करेगा, ये हमारा ये हाइड्रोजन को भी निकाल देगा और हेलोजन को भी निकाल देगा और हाइड्रोजन को भी, तो दोनों हमारे निकल जाएंगे, तो ये एल्कीन बनेगा। तो इसे विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं, जिसमें हेलोजन भी निकले और हाइड्रोजन भी निकले। अब देखिए हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, ये एल्कीनों के लिए है। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, वही मैं बोल रहा था ना, वहाँ पे आपको बता दिया था, ये याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है। और ये जो है एल्कीन समूहों की क्रिया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये तो सही ही है, 3 डिग्री होती है सबसे ज़्यादा, हर जगह यही है। डाईहेलाइड जिंक धातु से क्रिया करके, जिंक धातु से क्रिया करेंगे तो विहेलोजनीकरण बस होगा, हाइड्रोजन ही रिमूव होता। CH2Br बॉन्ड CH2Br, तो जिंक की उपस्थिति में तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन देखिए कहीं भी नहीं निकला। तो ये हमारा इस प्रकार से ये वाला हो गया विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। पर एल्कोहलिक KOH अगर दे दिया तो आपको हाइड्रोजन भी हटाना है और जिंक भी हटाना है। बीटा विलोपन कब होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बीटा विलोपन होगा। अब बीटा विलोपन यानी बीटा हाइड्रोजन, तो जो हमारा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा कार्बन है ना, यहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH, और इसके बाद वाला जो होता है कार्बन वो बीटा कार्बन, और उससे बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, ये सारे तीनों हमारे बीटा हाइड्रोजन हैं। तो ये इस प्रकार से समझाया जाता है ना। तो इसकी उपस्थिति में क्रिया करने पर देखिए हमारा क्या हो रहा है, बीटा विलोपन हो रहा है, OH भी हट रहा है, H भी, तो एल्केन बनता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब भौतिक गुणधर्म, तो प्रथम 3 सदस्य गैस हैं और अगले 14 सदस्य द्रव और उससे अधिक सब ठोस हैं। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है, पर वही है जो एल्केनों के समान सीधी श्रृंखला वाले एल्कीनों का क्वथनांक शाखित श्रृंखला वाले एल्कीनों की तुलना में उच्च होता है। मतलब सीधी श्रृंखला का अधिक होता है और शाखित श्रृंखला का कम होता है क्वथनांक, ये याद रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया। आज कोशिश करूँगा कि चैप्टर हो जाए यार बच्चों, अगर हो जाता है तो, कोई ऐसे जल्दी नहीं है। एल्कीनों पर हैलोजन का योग इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगजब क्रिया। वहाँ पर देखिए एल्केनों पर हैलोजन का योग कैसे था, मुक्त मूलक था, और एल्कीनों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगजब क्रिया द्वारा, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जाता है, जब Br जैसे जुड़ गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही इसमें जाके जुड़ गए। और हाइड्रोजन मतलब ये इसमें हैलोजन की क्रियाशीलता कैसी है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। अब हम पढ़ते हैं असम्मित एल्कीनों में HBr का योग। इसमें हमने पढ़ेंगे हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जो है असम्मित एल्कीनों पर होता है, तो उसको समझते हैं। HBr का योग कैसे, मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर हम हाइड्रोजन का योग करते हैं तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस हिसाब से हमने इस रिएक्शन में हमें देखेंगे तो किसमें कार्बन सबसे आपको कम दिख रहा है, इन तीनों में।
जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, पहले तो डबल बॉन्ड है उससे जुड़ेगा, तो सबसे कम मुझे बीच वाले में दिख रहा है ना CH। यहाँ पे एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, उधर 3, तो यहीं पे जाके Br हमारा जुड़ गया, ये Br अटैच हो गया, तो इसे मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं और यही है मार्कोनिकॉफ नियम। क्रियाविधि कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन का किस प्रकार से इसमें ये जुड़ता जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम देखते हैं। उसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रति मार्कोनिकॉफ नियम को परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहा जाता है, परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहा जाता है। और परऑक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन, यह केवल HBr का संयोग ही हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ नियम दिखाता है, HCl और HI का नहीं दिखाता। इसे परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहते हैं। योगजब क्रिया के प्रति मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। और इसमें देखिए मुक्त मूलक श्रृंखलाएँ क्रियाविधि द्वारा होती है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इसमें हमारा देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, Br है, तो अब Br इसमें आपके हिसाब से कहाँ जुड़ना चाहिए, तो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम बोलता है कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ की हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, बस जस्ट एंड मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। तो इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कहाँ अधिक दिख रही है, तो इसमें हमें ये इधर CH2 भी दिख रही है ना, तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का सही आंसर है इधर वाला। अधिक स्थायी देखिए द्वितीयक मुक्त मूलक, तो जो स्थायी है अधिक वही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का मेन है। अब हम देखते हैं कि HI केवल HBr ही बस एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्यों शो करता है, HCl और HI क्यों नहीं करते। तो परऑक्साइड प्रभाव HCl तथा HI प्रदर्शित नहीं करते। इस तथ्य पर आधारित है कि HCl की आवंत ऊर्जा जो है 430.5 किलो जूल पर मोल होती है, और जबकि HBr की क्या होती है 363.7 किलो जूल पर मोल, तो इसकी तुलना में प्रबल होता है वो HCl, तो इस वजह से वो नहीं जुड़ पाता, बॉन्ड नहीं टूट पाते है ना, तो नहीं हो पाता। यद्यपि HI की बंध ऊर्जा 296.8 किलो जूल पर मोल का आबंध दुर्बल होता है। अब इसका तो आबंध दुर्बल है, परंतु जो हमारे आयोडीन होते हैं वो मुक्त मूलक द्विआबंध से जुड़ने की बजाय आपस में ही संयुक्त हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, आयोडीन अणु बना लेंगे। इस वजह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम नहीं दिखाते, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीट में एसेशनल एंड रीजन में भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी तरह से बना के पूछ सकते हैं। इसमें परऑक्साइड प्रभाव दिखाया गया है और सल्फ्यूरिक अम्ल से योग इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगजब क्रिया द्वारा हो रहा है। अब हम लोग इधर देखते हैं, ऑक्सीकरण कैसा होता है, बेयर अभिकर्मक। अब बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं, 1% तनुछारी KMnO4 को हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं। बेयर अभिकर्मक, ये बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2O + O। बेयर अभिकर्मक तो ऑक्सीकरण करते हैं, पर तनु KMnO4 आप लोगों को दिख रहा है, मैं दिखा दूँ एक बार हाईलाइट करके, ये जो है ये तनु KMnO4 ये हमारा बेयर अभिकर्मक है, 1% क्षारी तनु KMnO4, और इससे बन क्या रहा है, एल्कोहल बन रहा है ना, ये देखिए ये OH जो है ये एल्कोहल बन रहे हैं बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में, क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में एल्कोहल बनता है। पर जो हमारा अम्लीय होता है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो अम्लीय होंगे वो कीटोन और अम्ल बनाएंगे। क्षारी तो क्या बना रहा था, एल्कोहल बना रहा था, तो उसमें क्षारी तनु KMnO4 लिखा रहेगा या क्षारी लिखा रहेगा, तो उसे हम लोग बेयर अभिकर्मक कहते हैं। पर अम्लीय जो है वहाँ पे KMnO4 के साथ H+ दे देगा, तो समझ जाइएगा कि ये अम्लीय है। इस प्रकार से दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए H+ दिया गया है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। तो ये कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, कीटोन और अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, तो KMnO4H+, तो ये कीटोन हो गया प्रोपेनॉन, और इधर KMnO4 से हमारा
एथेनोइक अम्ल CH3COOH 2 जुड़ गए हैं ना। तो ये याद रखिएगा। ओजोनी अपघटन, ये ओजोनी अपघटन बहुत आसान होता है। जिंक और ZnH2O या फिर ओजोनोलाइसिस या O3 कहीं लिखा होगा तो सीधे बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ा गया है और ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया है, सिंपल होता है ओजोनोलाइसिस। देखिए यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड तोड़ के एक एक ऑक्सीजन दे दिए दोनों में, बस कुछ भी दिया हो आपको केवल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो बॉन्ड टूटेगा, एक एक ऑक्सीजन देंगे और डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड को फिर तोड़ेंगे, एक एक ऑक्सीजन देंगे तो फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब बहुलीकरण उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन होता है ना, जो हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा था पहले, अब तो रिमूव हो गया है इससे नीट की सिलेबस से। तो बहुलक की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब जिगलर नाटा कैटालिस्ट R3Al TiCl4 की उपस्थिति, मुझे अभी भी याद है वो R3Al TiCl4 की उपस्थिति में। तो ये NCH2 डबल बॉन्ड CH2 है। उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बॉन्ड CH2 बॉन्ड का होलियन पॉलीथीन बन गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुलीकरण होता है, एरोमेटीकरण हो गया। एल्काइन, अब एल्काइन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा इसलिए कि बहुत लंबा हो रहा है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। हाइड्रोकार्बन में एक और लेक्चर में मैं एल्काइन करा दूंगा और ये बेंजीन करा दूंगा, एरोमेटिक यौगिक, तो उसमें हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो बाय बाय बच्चों।